नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सभी बच्चों और अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र अथवा अर्थशास्त्र की प्रकृति। नमस्कार सभी बच्चों को अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। और जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और इस दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो पहले जब हम पढ़ते थे तो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे लिखने होते थे। जितना ज्यादा लिखो उतने ज्यादा अंक मिलते थे, है ना। सब्जेक्ट पे ही लिखना होता था। अभी भी आप एमए करोगे, आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और वो 4 क्वेश्चन के आंसर ही आपको पूरे बड़े उसमें देने हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो अब देखिए ना कितना कैसा क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे तो आता था कि अर्थशास्त्र क्या है, परिभाषित कीजिए तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र की जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें ही आ जाएगा अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं स्वभाव की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। परिभाषा में आपको कंप्लीट बता चुका हूं। आपने धन केंद्रित परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, साधनों की सीमितता दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, विकास यानी आवश्यकता रहित अवस्था संबंधित परिभाषाएं, विकास केंद्रित परिभाषाएं, सभी परिभाषाओं को मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है अपने वीडियो में। यानी अर्थशास्त्र क्या है, इस विषय पे मैं पूरी तरह आपको अपने वीडियो प्रेषित कर चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो क्षेत्र की बात करें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, A, B, C, D। ठीक है। पहला है, यानी जब क्षेत्र की बात करते हैं अर्थशास्त्र का एरिया, तो एक विस्तृत शब्द बन जाता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विशेष सामग्री पहला। दूसरा होता है अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर सी में अर्थशास्त्र की सीमाएं, और ये डी अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध। तो इस टॉपिक में जितना भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, सबसे पहले अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की चर्चा कर ले। आधुनिक अर्थशास्त्री लेबनार फिल्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। तो इनकी व्याख्या तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में तो हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसे हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भाग। सबसे पहले उपभोग है अर्थात कंजप्शन है, दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन है अर्थात उत्पादन है, तीसरे नंबर पर विनिमय है, चौथे नंबर पर वितरण है और 5वें नंबर पर राजस्व या लोक वित्त है। तो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में हम यानी ये कह सकते हैं कि 5 बड़े विभागों का अध्ययन करते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले उपभोग है। देखिए ना, उपभोग को कहते हैं, उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है। उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाओं का क्या है, आदि भी है और अंत भी है। उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाओं का
आरंभ और अंत, आदि और अंत दोनों है। ये जरा थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको। और आज चूंकि तारीख चेंज हो जाए तो आज की तारीख जो है मैं देखे ना, आज 11 तारीख है, 11 तारीख 11/7/2021। और इस बीच में मैं आपको कोई वीडियो इसलिए नहीं प्रीसेस कर पड़ा क्योंकि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट वगैरह, जो मार्कशीट वगैरह है, जो बच्चों को अंक देने हैं, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे और ये अभी भी चल रहा है। लेकिन उस काम को थोड़ा निपटा दिया गया है और कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा फुर्सत में था तो मैंने चलो अब वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो उपभोग जो है क्या है? वस्तु और सेवाओं में तुष्टि गुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। आवश्यकताओं संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग या प्रयोग उपभोग कहलाता है। देखिए ना, ठीक है, जैसे दूध है, अब हमें दूध पीने की इच्छा है, हमने दूध पी लिया, उपभोग कर लिया। ठीक है, अब ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन का भी मैं उपभोग कर रहा हूं। ये चश्मा है, इसका भी उपभोग है, पेन का भी उपभोग है। हर वस्तु जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है ना, उपभोग्य वस्तु है और उसका हम उपभोग करते हैं। ठीक है, वस्तुओं में तुष्टि गुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया। यानी अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग को हम दो अर्थों में परिभाषित करेंगे, एक आर्थिक क्रिया के रूप में, एक अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में। तो उपभोग आर्थिक क्रिया के रूप में उपभोग को परिभाषित कर ले। वस्तु और सेवाओं में तुष्टि गुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। ठीक है, और आर्थिक क्रिया के रूप यानी अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में, तो अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें उपभोग से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिए, आवश्यकता है, उपभोग के अंदर पड़ेगी। आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? आवश्यकता के लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, है ना, इन सबका तुष्टि गुण, उदासीनता, उपभोक्ता का संतुलन इत्यादि सब कुछ इसमें उपभोग विभाग में हम पढ़ते हैं। तो आर्थिक विज्ञान के रूप में चलिए अब पढ़ेंगे उत्पादन। उत्पादन वस्तु और सेवाओं में आर्थिक क्रिया के रूप में मैं परिभाषा दे रहा हूं। वस्तु और सेवाओं में तुष्टि गुण का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं में आर्थिक मूल्य का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन की 6 विधियां हैं। एक, रूप परिवर्तन, है ना, स्थान परिवर्तन, समय परिवर्तन, ज्ञान द्वारा उत्पादन, अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन और सेवा द्वारा उत्पादन। ये 6 विधियां हैं, ध्यान दीजिए। रूप, स्थान, समय, ज्ञान, अधिकार, सेवा। जैसे कुम्हार मिट्टी का रूप परिवर्तित करा के मिट्टी के बर्तन बनाता है। लोहार लोहे की वस्तु बना देता है, रूप परिवर्तन कर देता है लोहे का। ठीक है, सुनार सोने का रूप परिवर्तन करता है, चांदी का रूप परिवर्तन करता है। दर्जी कपड़े का रूप परिवर्तन करके कपड़े सुंदर, ठीक है, रूप परिवर्तन। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का रूप परिवर्तन। ठीक,
स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान को लाना ले जाना स्थान परिवर्तन कहलाता है। जैसे नदी किनारे रेत है, उसको आप शहर में ले आओ तो मूल्य आ जाएगा, मूल्य सर्जित हो जाएगा, उपयोगिता बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, स्थान परिवर्तन द्वारा कोई चीज है हम 2-4 महीने के लिए स्टॉक करके रख दें और फिर जब उस पर बढ़ जाए मूल्य तो उसको बेच दें, तो इसको हम समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। ज्ञान द्वारा उत्पादन, टीवी पर सैकड़ों विज्ञापन आते हैं, आप देखते हो। ठीक है, और जब आप उसको आपका ज्ञान हो जाता है तो वो वस्तु आपके लिए उपयोगी हो जाती है और उसकी आप डिमांड कर देते हो, तो ज्ञान द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, मेरे पास कोई वस्तु है जो कम उपयोगी है, दूसरे के पास जाके वो अधिक उपयोगी हो जाती है। जैसे ये अर्थशास्त्र की किताब है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र की ये किताब मान लीजिए मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया तो मेरे लिए कम उपयोगी, और फर्स्ट ईयर से जो बच्चा पास होकर इंटर में आया उसके लिए ज्यादा उपयोगी, तो हम उसको दे दें तो अधिकार परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उससे सेवा द्वारा उत्पादन, जैसे मैं कर रहा हूं सेवा आपकी, टीचर है, वकील है, नर्स है, डॉक्टर है, ये लोग क्या करते हैं भाई, सेवा ही तो करते हैं, सेवा के द्वारा उत्पादन करते हैं। मुझको किस बात की इनकम मिलती है, सेवा करने की इनकम मिलती है। नर्स है, सेवा करती है, कंडक्टर, ड्राइवर, जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं, सब सेवा ही तो है, सेवा ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, सेवा कर रहे हैं। समझ गए ना, सेवा द्वारा उत्पादन। तो 6 विधि होती है। उत्पादन किस प्रकार से होता है, उत्पादन लागत किसे कहते हैं, उत्पादन के कौन कौन से नियम हैं, ये सारे इस उत्पादन विभाग में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उत्पादन क्या है, आर्थिक क्रिया के रूप में वस्तु और सेवाओं में तुष्टि गुण का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन है, या वस्तुओं में आर्थिक मूल्य का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, आर्थिक क्रिया के रूप में। अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में उत्पादन वह विभाग है अर्थशास्त्र का जिसमें उत्पादन से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भाई सीधी बात है, अगर हमने उपभोग करना है तो उत्पादन करेंगे, सही है। अगर हमें रोटी खानी है तो रोटी खाने के लिए रोटी बनानी भी पड़ेगी भाई, या बिना बनाए खा लोगे, नहीं खाई जाएंगे ना। अगर कहिए कि हमने कपड़ा पहनना है तो कपड़ा बनाना पड़ेगा, हमें ईंट, सरिया, सीमेंट की आवश्यकता है, मकान बनाना है तो उसका उत्पादन करना पड़ेगा, सीमेंट भी बनाना है, सरिया भी बनाना है, चीनी का उत्पादन करना है, मिठाई खानी है। तो जिन जिन वस्तुओं का समाज उपभोग करता है उन सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जिनका हम उपभोग नहीं करते उनका उत्पादन नहीं होता। उपभोग पर उत्पादन और उत्पादन पर उपभोग निर्भर है। अगर मान लो मैंने 10 रोटी बनाई है तो 10 ही तो खा सकते हैं, 11 कहां से खाएंगे, तो बनाई नहीं तो। जितना उत्पादन होगा उतने ही हम उपभोग कर सकते हैं, और अगर हमें उपभोग करना है तभी हम उत्पादन करेंगे, नहीं तो उत्पादन नहीं करेंगे। तो दोनों एक दूसरे पे बहुत कहिए आश्रित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, उपभोग उत्पादन। जब उत्पादन होता है, उत्पादन के साधन जानते हैं आप, उत्पादन के साधन, तत्व, कारक, घटक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। एक तो है भूमि होती है, जानते होंगे, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, और चौथा है साहस। उत्पादन के 4 साधन, लेकिन भैया मैं 5 ही पढ़ाता हूं, आपकी किताब में 4 है ना। प्रबंध, संगठन, ये अतिरिक्त याद कर लो, किताब में नहीं है मत लिखना। एग्जाम में पूछे उत्पादन के कितने साधन, लिखे 4, संगठन में अलग से पढ़ा रहा उत्पादन के 5 साधन। तो उत्पादन के साधनों का ज्ञान, बिना साधनों के उत्पादन कैसे हो सकता है, क्या भूमि के बिना? अरे भूमि के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। भूमि किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, साहस किसे कहते हैं, जानना तो उत्पादन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बता दूंगा।
विनिमय, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा ना फिर, अब मुझे विनिमय बताना। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस मिलकर कोई एक वस्तु बनाते हैं ना। चीनी, मानो चीनी बना दी, किस किस ने बनाए? इन चारों साधनों ने मिलकर बनाए ना। पांचवा ये भी लगा। आज के समय में संगठन का सबसे ज्यादा महत्व है। संगठन, अगर संगठक, संगठन का स्वामी संगठक, संगठक मतलब प्रबंधक, मैनेजर। और अगर मैनेजर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उत्पादन अच्छा होगा, कम लागत पर होगा, है ना। उत्पादक यानी साहसी को लाभ हो जाएगा। और अगर संगठक सही नहीं है, प्रबंधक अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, तो हानि हो जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो इसमें बहुत सारे मैनेजर होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर है, जीएम, कोई वित्त यानी फाइनेंस, कोई सेल्स मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, तो दुनिया भर के मैनेजर होते हैं। तो सबसे पहले भूमि चाहिए। फैक्ट्री लगाओगे तो भूमि का टुकड़ा होगा, उस पर लगेगी फैक्ट्री, ठीक है। बिना भूमि के तो कुछ होना ही नहीं है। प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। जैसे भूमि में जल है, जमीन है, प्रत्येक साधन, सोना चांदी, सब कुछ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति ने जो कुछ हमको निःशुल्क उपहार स्वरूप दिया है, उसे भूमि कहते हैं। चीनी का उत्पादन करना है, कौन करेगा? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस मिलकर करेंगे। चीनी बनाएंगे तो इसमें पहले भूमि लगेगी, फिर श्रमिक लगेंगे, फिर मशीनें लगेंगी, फिर कहिए पूंजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मशीनें हो गई। साहस अगर नहीं होगा, साहस नहीं करेगा कोई भी फैक्ट्री लगाने का, तो चीनी कैसे बनेगी? तो साहसी की भी आवश्यकता। तो उत्पादन के सारे साधन मिलकर चीनी बनाएंगे, और जब सब मिलकर बनाएंगे तो इस चीनी को बाजार में बेचा जाएगा, अर्थात विनिमय होगा, ठीक है। विनिमय होगा, शुद्ध यानी कुल उत्पादन को बेचकर लागतें घटा देंगे, जो शुद्ध उत्पत्ति होगी वो इन साधनों में, ठीक है, क्या करेंगे? बांटेंगे। तो इसके लिए आपको कहेंगे वितरण। राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों में वितरण। किसी आय को, शुद्ध उत्पत्ति को ही बांटता है स्वामी। साहसी क्या करता है भाई? सबको पहले पुरस्कार दे देता है। भूमि को भूमि का लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी का ब्याज, प्रबंध का वेतन, है ना। जो लास्ट में बचता बेचारे को, वो साहसी का लाभ हानि होता है, ठीक है। तो उत्पत्ति को बेचा जाता है, और जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसका फिर हम वितरण करते हैं। तो विनिमय का मतलब है खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना। दो पक्षों के बीच धन के होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो विनिमय की परिभाषा हो गई। दो मार्शल की परिभाषा याद करिए। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, ठीक है। विनिमय क्या होता है? धन का हस्तांतरण होता है। धन क्या है? जिसका मूल्य होता है, ठीक है, उसे धन कहते हैं। ये है, इसका एक मूल्य है, जो भी है 30 रुपए। तो इस पेन का मूल्य है, ये क्या है? धन है। पंखा क्या है? धन है। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? धन, जिसका मूल्य होता है, ठीक है, धन के। सेवा को भी धन में मानते भाई। एक डॉक्टर आपका इलाज करता, सेवा करता, तो क्या उसको आप फीस नहीं देते हैं? वो भी, उसका भी, उसकी सेवाओं का मूल्य भी होता है, ठीक है। तो सेवाएं भी धन में आती है, वस्तु तो आती है। तो विनिमय में क्या होता है? वस्तु सेवाओं का हस्तांतरण होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में परिभाषित करें विनिमय को, तो अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में विनिमय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें विनिमय से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बाजार किसे कहते हैं, बाजार के विविध रूप, बाजार की परिभाषा, वर्गीकरण, ठीक है,
मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो दो प्रकार की बातें हैं, एक तो वस्तु मूल्य, दूसरा साधन मूल्य। साधन में तो ये आ गया भूमि, पूंजी, श्रम, साथ, संगठन, इनका पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होता है बताएंगे बाद में। वस्तु मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण से संबंधित बातें सब विनिमय वाले चैप्टर में। बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार किसे कहते हैं? बाजार कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो इसकी विस्तृत व्याख्या हम बाजार वाले टॉपिक में करेंगे। वितरण की बात कर लें। राष्ट्रीय आय का विभाजन उत्पादन के साधनों में होता है। जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है ना, राष्ट्रीय आय क्या होती है? समस्त व्यक्तियों की आय का योग, है ना? एक वर्ष की अवधि में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी लगाकर जो भौतिक या भौतिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके सकल योग को, कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष जानते हैं ना, एग्जाम में आ जाता है वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है, इसको एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो अब वितरण करना होता है हमें, राष्ट्रीय आय का वितरण। ठीक है, अब सैमुअलसन की परिभाषा देखिए ना कि एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में लगाने तथा विभिन्न व्यक्तियों, है ना, को उपभोग हेतु बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं? तो वितरण ही तो करते हैं वो बांटने के लिए। ठीक है, किस प्रकार होता है वितरण? साधन के किसी भी स्वामी को किसी भी साधन का जो पुरस्कार है उसके सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होता है। सीमांत उत्पादन पर निर्भर करता है, और सीमांत उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता से अधिक नहीं दिया जा सकता। वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। तो साधन पुरस्कार निर्धारण और वस्तु मूल्य निर्धारण, इसका अध्ययन हम करते हैं विनिमय में। और वितरण यानी कि विभिन्न साधनों के मध्य राष्ट्रीय आय का विभाजन करना वितरण कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। जब विविध साधनों को आय प्राप्त होती है तो सरकार को टैक्स मिलता है। सरकार की आय राजस्व, दो शब्दों से मिलकर बनता है राजस्व, राजा का धन, और आज की तारीख में हम इसको कहते हैं लोक वित्त, जनता का धन, जिसको हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं, और इन 5 ही विभागों का क्रमबद्ध अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, अर्थशास्त्र की वृक्ष की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, एक है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण, और 5वां है राजस्व। तो 5 होते हैं भाई, बताया था ना? ठीक है, होगी। तो सबसे पहले हमने आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को बताया, विषय वस्तु को बताया। अब आते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति पर। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात अर्थशास्त्र का स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है? कला है या विज्ञान? और यदि विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है? विज्ञान की बात करें तो मनुष्य के ज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है विज्ञान, दूसरा होता है कला। समस्त कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान को आप 2 भागों में बांटोगे, एक तो होगा विज्ञान और दूसरा होगा कला। ठीक है, समझ में आ गया? विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक विज्ञान, दूसरा होता है आदर्श विज्ञान। ये लिखा हुआ है भाई, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, फिजिक्स में बोल चुका हूं, जीव विज्ञान है, गणित है, सांख्यिकी है, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि, ये वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है और इस श्रेणी में आता है वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में? यस,
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है, यानी वास्तविक तथ्य हैं। जैसे मांग क्या है, ठीक है, विविध प्रकार के वास्तविक तथ्यों का अध्ययन। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, अनंत होती हैं। वास्तविक है ना, वास्तविक तथ्य है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। उसके जो साधन होते हैं सीमित होते हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। तो ये जो तथ्य है ना, हम अपने सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। वास्तविक तथ्य है ना। तो इन तथ्यों में क्या है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। और आदर्श विज्ञान जो नीति से संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। आय का वितरण समान होना चाहिए, साधनों का वर्धन होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए। चाहिए प्रश्न का उत्तर देता है, किस प्रकार होनी चाहिए। अब मैं आपको विज्ञान की बात करूं। पहले विज्ञान किसे कहते हैं? दो अर्थों में हम विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। एक विस्तृत अर्थ में, कैसे अर्थ में, विस्तृत अर्थ में। कैसे अर्थ में दे सकते हैं विज्ञान की परिभाषा? विस्तृत अर्थ में, व्यापक अर्थ में विज्ञान की परिभाषा, व्यापक या विस्तृत अर्थ में विज्ञान की परिभाषा। ठीक है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। और कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से क्रमबद्ध होता है। अगर कोई ऐसा विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट जिसका ज्ञान व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है, तो वो विज्ञान है। समझ गए होंगे। तो विस्तृत अर्थ में विज्ञान की क्या परिभाषा है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। संकीर्ण अर्थ में विज्ञान की परिभाषा, संकीर्ण, देखिए 3 चीजें हैं। एक होता है क्रिया, दूसरा होता है कारण, और तीसरा होता है परिणाम। ठीक है। क्रिया और कारण में संबंध होता है। जिसके आधार पर हम परिणाम की विवेचना करते हैं। तो क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंधों के आधार पर, ठीक है, परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र जो है विज्ञान कहलाता है। जैसे देखिए, विज्ञान का एक सूत्र लिख रहा हूं, H2O। आप जानते हो मेरे का सूत्र है, पानी का सूत्र है। काहे का? पानी का। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का H2O 1। अगर इसी अनुपात में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। ठीक है। जैसे वर्षा होती है, क्यों होती है? गर्मी होती है, समुद्र का पानी भाप बन जाता है, बादल बन जाते हैं, जहां नमी होती है वहां बदल जाते हैं। चलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता हूं। किसी वस्तु को लीजिए और उसे आकाश की ओर फेंकिए, क्या होता है? परिणाम जमीन पे गिर जाती है। गिर जाती है ना। यही तो हो रहा था। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे लेटे थे, एक सेब टूटा और सिर पे पड़ा। न्यूटन सोचने लगा कि ये सेब जमीन पे क्यों गिरा, मेरे सिर पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। बोले पृथ्वी के अंदर एक शक्ति होती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। परिणाम क्या होता है? कोई भी वस्तु यदि आकाश की ओर फेंकी जाए तो पृथ्वी पर गिर जाती है। कारण क्या है? क्रिया क्या करें? किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंकें।
परिणाम क्या होता है? जमीन पे गिर जाती है। कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है, तो विज्ञान का जो ज्ञान है वो क्रिया और कारण पर आधार पर संबंध की विवेचना करता है। तो ये तो संकीर्ण अर्थ में है। ठीक है, संकीर्ण और विस्तृत अर्थ में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? तो आपकी जिज्ञासा संतुष्ट करते हुए बता दूं कि वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानते हैं, जिसमें रॉबिन्स का नाम आप ले सकते हैं। और कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं कि वास्तविक विज्ञान के साथ साथ अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान भी मानते हैं, जिसमें आप मार्शल पिंगू का नाम ले सकते हैं। ठीक है, रॉबिन्स ने तो कह दिया कि अर्थशास्त्र के प्रति वो यानी अर्थशास्त्र लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। लेकिन पिंगू ने कहा कि नहीं, है ना, उस ज्ञान का क्या फायदा जिसका व्यवहारिक प्रयोग न किया जा सके। ठीक है, समस्याओं के बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन समस्याओं के समाधान किस प्रकार हो ये ना बताया तो फिर अर्थशास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको बताया। ठीक है, अर्थशास्त्र का लक्ष्य मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, दिमाग संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, खेल खेलना नहीं है। अपितु उसका महत्व इस बात में है कि यह व्यवहार का दास और नीति शास्त्र का स्वामी है। किसका कोटेशन है? पिंगू का कोटेशन है ये। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, अपितु इसका महत्व इस बात में है कि यह व्यवहार का दास और नीति शास्त्र का स्वामी है। तो अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञानों की श्रेणी में भी आता है और आदर्श विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। जैसे वास्तविक विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सांख्यिकी, चिकित्सा विज्ञान, तो यहाँ अर्थशास्त्र भी है। और आदर्श विज्ञान में जितने भी यानी सामाजिक विषय वो सब आते हैं, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र भी है। जैसे इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, भूगोल है ना, तो यहाँ अर्थशास्त्र भी है, नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, ये सब आदर्श विज्ञान में आते हैं। अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान भी है और कहिए आदर्श विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र जैसे मांग का नियम है, जैसे उपयोगिता ह्रास नियम है, जो कि बिल्कुल आधारभूत नियम है अर्थशास्त्र के और बहुत ही ज्यादा सत्य है, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में ये लागू होते हैं। क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम है, इतना कम अपवादों के साथ इतने व्यापक स्वरूप में लागू होता है। इसे यानी कि सार्वभौमिक नियम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, टर्जेट का कोटेशन है। तो अर्थशास्त्र के नियम विज्ञानों की भांति बिल्कुल हम ये कहते हैं कि विज्ञानों की भांति अटल है, तो अटल तो नहीं है, किंतु उसी प्रकार क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार विज्ञान के नियम करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र बताता है कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का क्या स्वरूप होता है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है ना, बेरोजगारी के क्या कुप्रभाव होते हैं, कुपरिणाम होते हैं, है ना। और आदर्श विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र ये भी बताता है कि बेरोजगारी का निवारण किस प्रकार होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। क्या अर्थशास्त्र कला भी है? कला क्या है? कला की परिभाषा यह है कि कला हमें कहिए कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताती है, रास्ता बताती है। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था में धन का वितरण समान होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, इस बात को बताती है कला। ठीक है, कुछ कहते हैं आर्थिक नियोजन, आज आधुनिक अर्थशास्त्री उसको आर्थिक नियोजन कहते हैं, है ना। और कुछ अर्थशास्त्री उसको व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहते हैं। आज कला का रूप परिवर्तित हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन कला जो है ना, कला क्या है? किसी भी ज्ञान का व्यवहारिक समस्याओं के लिए प्रयोग, है ना, सुंदरता के साथ प्रयोग कला कहलाता है। और इस दृष्टि से अर्थशास्त्र कला भी है। तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। इसको ये अर्थशास्त्र की प्रकृति आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, अर्थशास्त्र की प्रकृति समझाइए। अथवा
अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों, तो आपको यहाँ इतने ही समझाना है, बाकी नहीं समझाना। अब आते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो अर्थशास्त्र में हम किस बात का अध्ययन करते हैं, हम किस बात का नहीं करते, इस बात का हमें अर्थशास्त्र की सीमाएं बताती हैं। जैसे अर्थशास्त्र में हम सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। पागल दिवालिया व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता है, शराबी व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता है ना। अर्थशास्त्र की सीमाएं और अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध, जैसे कहिए कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, तो पहले तो दोनों एक थे ना, आज भी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र साथ साथ चलते। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो देश के विकास के लिए भी और कोरोना के लिए लड़ने के लिए उनका जो आर्थिक विभाग है, जो उनके वित्त मंत्री हैं, लगे हैं ना सब। देश का बजट बनाते हैं, कौन बनाता है? राजनीतिक लोग बनाते हैं। समझ गए होंगे। तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र तो बिल्कुल एक ही है लगभग। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र समझ शास्त्रों का पिता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा समाज है, इसी में आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इसी में राजनीतिक क्रिया होती हैं, इसी में ऐतिहासिक इतिहास होता है, इसी में भूगोल होता है, सब कुछ तो इसी में, नीति शास्त्र भी इसमें, दर्शन शास्त्र भी इसमें, चिकित्सा सब कुछ तो समाज में तो है, ठीक है। समाज किससे बना है? मनुष्यों से बना है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं समाज में नहीं रह सकता, मुझे समाज की आवश्यकता नहीं, तो वो सभ्य समाज का प्राणी नहीं होते। उसको तो या तो वो तो भगवान होता है या फिर पशु होता है। पढ़ा है आपने इक्विटेशन वस्तु का, पढ़ा होगा ना पॉलिटिकल साइंस में। समाज तो बहुत ही जरूरी है। समाज में ही आर्थिक क्रियाएं होती हैं, समाज में ही राजनीतिक क्रियाएं होती हैं। समाज समझ शास्त्रों का पिता है। तो अर्थशास्त्र और बहुत घनिष्ठ संबंध है। आज के जितने भी हमारे राजनेता होते हैं, जितने भी योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए पूरी सांख्यिकी इकट्ठी की जाती है, जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो सांख्यिकी तो आजकल प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सांख्यिकी का तो सार्वभौमिक प्रयोग है और अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंधित हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, इनमें भी पर्याप्त रूप से देखें तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि कोरा अर्थशास्त्र का ज्ञान बिना नीति शास्त्र के बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। और हमने आपको पहले बताया अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध, जैसे विज्ञान है ना, वास्तविक विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, है ना, और आपका जीव विज्ञान हुआ, चिकित्सा विज्ञान हुआ, गणित हुआ। तो इन सबसे भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये टॉपिक अगर हम इसको समझाने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये अलग से आता है क्वेश्चन और आपके कोर्स से भी बाहर की चीज है, तो इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज मैंने जो आपको बताया अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम 4 बातें सम्मिलित करते हैं। पहली बात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरी बात अर्थशास्त्र की प्रकृति, तीसरी बात अर्थशास्त्र की सीमाएं और चौथी बात अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति बहुत अच्छे करके समझा दी है और सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि वो इसको अपनी क्लास यानी कि कॉपी में जरूर लिखें। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।